हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लेक्चर जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को। यहाँ पे कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बायोलॉजी का सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने ना तो अभी तक यूकेपीएससी का कोई एग्ज़ाम दिया है, ना ही कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है। मेरा सिर्फ लाइफ साइंस में नेट क्वालिफाइड है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर थोड़ी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि लेक्चरर बायोलॉजी मेंस के लिए प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए। हाँ, मैंने इससे पहले 18 में जो बायोलॉजी का लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पेपर देखा था, तो क्वेश्चन का लेवल उसमें क्या था वो मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे जो लेक्चर बायोलॉजी मेंस का सिलेबस है ये यूकेपीएससी ने पूरा सीएसआईआर के सिलेबस की तरह ही रखा है। जो नेट का सिलेबस होता है, जितनी चीज़ें उसमें लाइफ साइंस में कवर होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर उन्होंने की हैं टोटल। तो उस हिसाब से कुछ बुक्स या कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे या क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि प्री क्लियर हो गया उसके बाद मेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो कहाँ से स्टार्ट करें, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स हमें ऐसी मार्केट से नहीं लेनी चाहिए जैसे कि बायोलॉजी मेन लेक्चरर बुक्स अरिहंत की आती हैं या बहुत सारी पब्लिकेशंस की आती होंगी। मैंने देखा है मार्केट में और लोग पढ़ते भी होंगे, क्योंकि सीधे एक बुक से वो सोचते हैं कि कवर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, वो बुक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आपको पोस्ट तो कम है ना, 49 टोटल पोस्ट हैं। अगर आपको अच्छे से उसमें अच्छे मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए तो अच्छे मार्क्स चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें अगर अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ कवर करनी है। हालांकि आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी टॉपिक है उसमें मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप पूछे जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्योंकि एक टॉपिक हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर से सारी चीज़ें नहीं आती, कुछ तो बहुत बेसिक होता है, कुछ हाई लेवल का होता है। तो जो चीज़ें एक ट्रेडिशनली चलती आ रही हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है, यहाँ पे यूनिट वाइज बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें प्योर क्लासिकल जूलॉजी एंड बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो प्योर हम बीएससी में पढ़ते हैं या ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ये क्लासिकल। जैसे इसमें दिया है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये एक टॉपिक है, लेकिन इसमें पूरा माइक्रोबायोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पर जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ जाता है, बेसिक आ जाता है। जैसे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन था, या कौन सा डिस्कवरी किसने की थी, कब की थी। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है, इससे पहले जब मैं बता रहा था कि मैंने CSIR नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं पूछती कि ये किसने डिस्कवर किया था, कब किया था। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उत्तराखंड के हैं वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं कि ये डिस्कवर कब हुआ था, किसने किया था, कहाँ किया था, जो भी है, या ये बुक किसने लिखी। तो वो चीज़ें हमें बेसिक माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस में पूरा बैक्टीरिया हमें पढ़ना है। बैक्टीरिया का मोर्फोलॉजी जैसे कि शेप एंड साइज, डिप्लोकोकस, बेसिलस, कोमा शेप बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं, फ्लैजिला उस पर, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या करेक्टर है, और बैक्टीरिया का न्यूक्लियस कैसा है। जैसे कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, वहाँ पे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो इतनी बेसिक चीज़ें भी पूछ लेती हैं कि प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया का न्यूक्लियस क्या कहलाता है, उसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में कि न्यूक्लियोइड में। तो यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, इसे न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो फिर आ गया स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का डिटेल स्ट्रक्चर, उसका फ्लैजिला, सबसे बाहर की सेल वॉल, कैप्सूल, स्लाइम लेयर, मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और रिप्रोडक्शन में ठीक है, फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आ जाता है, उसका ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन, किसने डिस्कवर किया था, कब किया था, ये चीज़ें ज़रूर पूछते हैं इन एग्ज़ाम्स में। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, तो इसमें यही आ जाएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और बाइनरी फ्यूजन वगैरह तो ठीक ही है, वो आपको पता ही है। बाकी सेम चीज़ वायरस के लिए भी अप्लाई होती है। वायरस की मॉर्फोलॉजी, मेन वायरसेस जो हैं होते हैं, जैसे कि टोबैको मोजेक वायरस हो गया, एड्स का वायरस हो गया, HIV, ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं।
और वायरसेस में फिर एनिमल वायरस और प्लांट वायरस अलग अलग हैं, किसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, किसका सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, आप सबसे पहले बेसिक बुक से पढ़िए। 11-12 की तो आपको क्लियर करनी ही करनी चाहिए। उसके बाद बीएससी लेवल की आप जितना पढ़ सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, उतनी नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद ये माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियोफेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइसोजेनिक एंड लाइटिक पाथवे क्या होता है, लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं, सॉरी बैक्टीरियोफेज, लाइसोजेनिक और लाइटिक बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, डिटेल में तो डिस्कशन नहीं कर सकते एक साथ। दूसरा है लाइफ साइकिल इन फंजाई रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें पूरा फंगस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर और उसका क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन की जैसे जो बेसिक होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन कितने तरीके से कर सकता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ऊगेमस, आइसोगेमस, एनाइसोगेमी किस में होती है। कॉमन से एग्जांपल होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे बीएससी एमएससी में, जैसे पक्सीनिया हो गया, स्टिलागो हो गया, पेनिसिलिन हो गया, तो किस में कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ये चीज़ें पूछ लेते हैं। कौन सी क्लास से क्या बिलोंग करता है, और कॉमन नेम सेक फंजाई किसे कहते हैं, पफ बॉल किसे कहते हैं, है ना। स्लाइम मोल्ड कौन सी क्लास को कहा जाता है, फंजाई का क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम किसने दिया था, फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो मैं बेसिक बता रहा। लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, कुछ का आपको लाइफ साइकिल पता होना, जैसे कि पक्सीनिया, स्टिलागो, ये सब सिनकैट्रियम, इनका लाइफ साइकिल कुछ जिनका डिटेल में पता होता है बीएससी लेवल पर जो हम पढ़ते हैं उससे बाहर तो नहीं ही आता है। कोई क्वेश्चन आ जाएगा उतना आप छोड़ दीजिए। तो ये फंजाई हो गया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई है, सारी क्लासेस दिए हैं इसमें, मिक्सोमाइकोटिना, मैस्टिकोमाइकोटिना, ऊमाइकोटिना। अब यहाँ पे देखिए ऊमाइकोटिना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल है। सॉरी, यहाँ पे वीडियो पॉज हो गया था मुझसे, स्पेस नहीं था फ़ोन पे इसलिए। तो यहाँ पे फंजाई पे ये सारी क्लासेस जो मैं बता रहा हूँ, ऊमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, इनके एक एक एग्जाम्पल और इनका यूनिक करेक्टर सबसे अच्छा है कि यूनिक कंपैरेटिव स्टडी करो ना। एस्कोमाइकोटिना, बेसिडोमाइकोटिना, ड्यूट्रोमाइकोटिना को फंजाई इम्परफेक्टी क्यों कहते हैं, एग्जाम्पल उसके परफेक्ट स्टेज है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर अब्सेंट होता है। ये चीज़ें तो बेसिक हैं, पता होनी चाहिए, नीट में भी आती हैं, नीट लेवल की हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, ये एक बुक है सिंह पांडे जैन बीएससी की, उससे तो ये क्लासिकल बॉटनी के लिए आप प्रिपेयर करना ही करना, उससे बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़, सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज़, ये सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं हो पाएगा इतना, एक एक करके बहुत सारी डिजीज़ें हैं। और उसके बाद माइक्रोब्स का इम्पोर्टेंस है, एल्गी आ जाता है, एल्गी के फीचर हैं, एल्गी में पिगमेंटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रोडोफाइसी, फियोफाइसी, बेसिलिरोफाइसी, कहाँ पे कौन सा क्लोरोफिल है, ABC, ये तो नीड लेवल का है। और स्टार्च कौन सा है वहाँ पे, दैट मीन्स कि स्टोरेज प्रोडक्ट कौन सा है, और पिगमेंट का टाइप क्या है। यूनिक करेक्टर हमेशा पूछा जाता है, ये याद रखिए। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लासिकल बॉटनी से इकोनॉमिकली पूछी जाती हैं, दैट मीन्स कि जिनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस काफ़ी होता है, जैसे कि एल्गी, फंजाई, लाइकेन, सबका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ब्रायोफाइट हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म में तो पूरा इकोनॉमिक बॉटनी आता है। तो सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कीजिए बीएससी की बुक्स से। यहाँ पे फैमिली है एंजियोस्पर्म की, रेननकुलेसी, मैग्नोलिएसी, रूटेसी, फेबेसी, रोजेसी, सिर्फ इतनी ही फैमिलीज़ को प्रिपेयर करिए। और एक फैमिली में देख लीजिए कि क्या यूनिक करेक्टर है। वहाँ पर नहीं पूछेगा आपसे कि नंबर ऑफ स्टेमिन कितने हैं, ये कैसा होता है, लीफ कैसी होती है, ये क्या होता है। आप इनके कॉमन नेम रखिए, जैसे रेननकुलेसी को क्या कहते हैं, बटरकप फैमिली कहते हैं, है ना। मैग्नोलिएसी क्या है, एक प्रिमिटिव फैमिली है एंजियोस्पर्म की। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो पूछा जाता है, जैसे कि एस्ट्रेसी में कौन सा इन्फ्लुएंस होता है, क्या यूनिक करेक्टर है। एपीएसी का क्या है, अम्बल इन्फ्लुएंस है। कॉन्वोल्वुलेसी और सोलिनेसी में कितना एक दूसरे के क्लोज रिलेटिव हैं। ऑर्किडेसी क्या है, मोनोकोट है या डाइकोट है। यूफोरबिएसी का एग्जांपल। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ लीजिए, कितनी फैमिली दी थी, कब दिया था इनने और कौन सी बुक में दिया था, हचिनसन का। और जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में साइकस से क्वेश्चन आ सकता है। और टाइडोस्पर्मेल, बेनिटाइटेल्स, जिंको है जो लिविंग फॉसिल है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। उसी तरीके से टाइडोफाइट है। फिर जूलॉजी का पार्ट आ जाता है जहाँ पे
एक इसमें दिया है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग फाइला अप टू क्लासेस तक आपको पढ़ना है। प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन, जैसे प्रोटोजोआ एक फाइलम है, पोरीफेरा एक फाइलम है, इनका क्लासिफिकेशन क्लासेस तक और ईच क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्लास मेमेलिया का है, प्रोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, तीनों के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नेक से क्वेश्चन आता है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया क्लासिकल जूलॉजी एंड बॉटनी वाला पार्ट। उसके बाद आ जाता है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स में सबसे पहले दिया है इन्हें बायोकेमिस्ट्री, जहाँ पर दिया है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। कंपोजिशन पूछ रहा है उसका, स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी, फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, उसकी पूरी बायोकेमिस्ट्री, कैसे पाथवे वर्क करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज क्या क्या होता है, किससे कौन डाइसेकेराइड है, कौन पॉलीसेकेराइड है, कौन मोनोसेकेराइड है, कौन सा बॉन्ड उनके बीच में है, लिपिड्स के एग्जाम्पल, प्रोटीन्स, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का सिंपल सा स्ट्रक्चर, ए बी एंड जेड डीएनए में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, डायमीटर में कितना डिफरेंस है। विटामिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स का कॉमन साइंटिफिक नेम पूछते हैं और उसकी डेफिशिएंसी पूछते हैं। कोफैक्टर कहाँ पे वर्क करता है वो पूछते हैं। एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप एक एक करके प्रिपेयर कीजिए, बस बेसिक कीजिए। जैसे सेल वॉल है, अब सेल वॉल किससे मिलके बना होता है प्लांट में, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज किस मोनोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड किस डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड से मिलके बना होता है, वो आपको पता होना चाहिए कौन सा बॉन्ड है उसमें, है ना। माइटोसिस, मियोसिस, सेल साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल ऑर्गेनेल से भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये एंजाइम कहाँ पे होता है, और सिंपल सा सेल ऑर्गेनेल का तो फंक्शन ही पूछता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए सिंथेसिस और प्रोसेसिंग भी दिया है। सारी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोसेसिंग दिया है तो इंट्रॉन एक्सॉन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसे होता है। उसके बाद मेंडल के प्रिंसिपल आ जाते हैं। डोमिनेंस क्या होता है, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछ लेगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या प्रूफ करता है, इसका रेशियो कितना होता है ना। वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस, जीन, अलील और मल्टीपल अलील, सूडो अलील, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अलील का कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होना चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। और कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डिफरेंस क्या है। जैसे कोडोमिनेंस में क्या है, जब किसी भी F1 ऑफस्प्रिंग में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कोडोमिनेंस। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें पेरेंट में से F1 ऑफस्प्रिंग में कोई भी नहीं दिखता उसकी तरह, तो वो एकदम नया बनता है, तो इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जबकि डोमिनेंस में जो F1 ऑफस्प्रिंग है एक पेरेंट की तरह दिखेगा, जबकि दूसरे पेरेंट का उसमें कैरेक्टर आएगा ही नहीं, वो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, गैप हो जाएगा ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और रिकॉम्बिनेशन है, बैक्टीरिया में है ये, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। प्लॉइडी आ जाता है यहाँ पे, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, फिर एन्यूप्लॉइडी में ट्राइसोमी, नल्लिसोमी, डबल मोनोसोमी, टेट्रासोमी, ये सब आ जाता है ना, ये सब चीज़ें हैं। इवोल्यूशन है, फिर उसमें इवोल्यूशन में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। इवोल्यूशन से मेनली पूछेगा हार्डी, वीनवर, ग्लॉस से। जियोलॉजिकल टाइम स्केल से जो एराज हैं, आपको पता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, इयोन, एरा, पीरियड्स, इपोक, किस पीरियड में क्या इवेंट हुआ था अर्थ पे, अर्थ के ओरिजिन से और प्रेजेंट टाइम तक। फॉसिल से क्वेश्चन आएगा, फॉसिल के टाइप हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि इतना बड़ा सिलेबस डिस्कस कर नहीं सकते एक वीडियो में। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स से पिछली बार क्वेश्चन आया था, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट एंड मैन, जबकि ये चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग कम हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स हम कम ही पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस पढ़ते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ नेट पे, विकीपीडिया, गूगल पे सर्च करके ही मिल जाएगा। तो आप एक नोट्स बना लेंगे छोटा सा, वो याद रह जाएगा। सिंपल सा पूछता है, कोई घुमा फिरा के पूछता नहीं है कि वहाँ पर आपको कुछ करना है, आपने पढ़ा है तो वहाँ पर आ ही जाता है आंसर। अप्लाइड बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है फाइबर यील्डिंग प्लांट, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। अब आपको पता करना है कि मेन एरोमेटिक प्लांट क्या हैं, उनके लोकल नेम, उनके साइंटिफिक नेम, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और प्लांट के किस पार्ट से हमें वो चीज़ मिलती है प्रोडक्ट। मेडिसिनल प्लांट, फाइबर यील्डिंग, ठीक हो गया।
गम, टेनिन, डाई, रेजिन, बेवरेजेज, ऑर्नामेंटल, सारी चीज़ें पता करनी, कौन सा किस फैमिली से बिलोंग करता है ये भी करना है। ट्रांसजेनिक एनिमल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, यहाँ पे एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। आप देखना कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बनता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या बनता है और कब होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, अब्सेंट होती है, यही पूछता है। बाकी ये है वर्मी कल्चर, पर्ल कल्चर, फिश कल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर। कई बार तो पूछ देता है कि इसके कल्चर को कहते क्या हैं, हम सेरीकल्चर किसे कहते हैं, एपीकल्चर, है ना। कॉमन पैरासाइट एंड पैथोजन ऑफ ह्यूमन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ह्यूमन को जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं, वायरस जैसे HIV हो गया, वायरल बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उनकी आप लिस्ट बना लीजिए, डिजीज नेम और कॉजल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया का, वायरस का और अदर प्रोटोजोन पैथोजन का, जैसे ट्रिपेनोसोमा हो गया और बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं। उसके बाद प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, इसमें वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, ऑस्मोसिस, ये सारी चीज़ें आती हैं। इम्बिबिशन से क्वेश्चन आता है, प्लाज्मोलिसिस से आता है, और वाटर और ट्रांसलोकेट का मूवमेंट कैसे होता है, फ्लोएम टू रूट तक और जाइलम से लीव्स तक, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक में डिस्कस नहीं कर सकते। इकोलॉजी से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, काफ़ी कम है, सिर्फ इकोसिस्टम दिया है, एनर्जी फ्लो दिया है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, नाइट्रोजन की पढ़ लेना, फास्फोरस की यहाँ पर जनरली पूछ लेता है कि फास्फोरस का सोर्स क्या है, रॉक्स हैं क्या है। पॉपुलेशन इकोलॉजी है, अच्छा है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना, डिफरेंट अलग अलग कैरेक्टर हैं, डेथ रेट, मोर्टेलिटी, मॉरलिटी, ये सारी चीज़ें। इकोलॉजिकल सक्सेशन अच्छा है। पॉल्यूशन डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना, पॉल्यूशन से आएगा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस इनमें से कौन सी नहीं है, कौन सी है, सबसे ज़्यादा कौन सी है, ओजोन होल, इन सब से बेसिक चीज़ें हैं। अब आता है रिप्रोडक्शन इन एंड डेवलपमेंट इन प्लांट एंड एनिमल। तो यहाँ पे आपको एंजियोस्पर्म का, आप सबसे पहले अगर आप बॉटनी वाले हैं तो एंजियोस्पर्म का आपका डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कितने न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, क्या होता है एंडोस्पर्म, क्या होता है हैप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, और सीड के बारे में पता होना चाहिए, सीड जर्मिनेशन के बारे में। ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल हो गया, मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस पता होनी चाहिए, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की, एम्ब्रियोसेक की टाइप पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है एनिमल का डेवलपमेंट, जिसमें आता है गेमेटोजेनेसिस, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, पर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फिर इसमें फ्रॉग, चिक एंड मैमल सबका दिया है। गैस्ट्रुलेशन के टाइप्स होते हैं अलग अलग से, है ना। जाइगोट फॉर्मेशन, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है। फिर बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन कितने पे किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं, PCR, RT-PCR, जीन लाइब्रेरी, जीन बैंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इससे आता है पक्का क्वेश्चन। मॉलिकुलर मार्कर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, RFLP, ये सब आपने सुना होगा, AFLP क्या होते हैं, तो ये सब डिटेल में थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं, इनमें ही हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं, ये चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत तरीके से हो सकता है, हैप्लॉइड कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, अलग अलग तरीके से, मेरिस्टमेटिक कल्चर, तो सब के बारे में बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, क्योंकि है तो टिश्यू कल्चर लेकिन कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस है। सबसे लास्ट टॉपिक है मेथड इन बायोलॉजी, जिसमें rDNA टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरा का पूरा आ जाता है। इसमें आ जाता है हमारा टैग पॉलीमरेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है ना, DNA एंड RNA प्रोटीन, इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का डेवलपमेंट किसने किया था, इतना भी पूछ सकता है, ये तो बहुत सारा बेसिक ही है ना। और cDNA लाइब्रेरी, और प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड ज़रूर पढ़ के जाना, फेज, कॉस्मिड, बैक ये कि दोनों पढ़नी चाहिए आपको। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कितना साइज इंसर्ट कर सकता है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कितना साइज इंसर्ट कर सकता है, और DNA सीक्वेंसिंग पढ़नी चाहिए आपको। यहाँ पे दिया है RFLP, RAPD, AFLP, इनसे पक्का क्वेश्चन आएगा एक ना एक। और लास्ट में एक माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है, यहाँ पर सिंपल सा माइक्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होनी चाहिए कि स्पेसिमेन को हम बायोलॉजी में स्टेन कैसे करते हैं, कैसे फिक्सेशन करते हैं, माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं, माइक्रोस्कोप के 3 लेंस क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर लेंस, ये सब चीज़ें, आईपीस लेंस 3 ये हो गए।
और यहाँ पे बायोस्टैटिक्स भी है, ये अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, थोड़ा अलग हो जाता है बायो वालों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा तो मैं डिस्कस क्या ही करूँ। रही बात बुक्स की, तो आप अपनी बीएससी लेवल की देखिए कि टॉपिक आपका कवर हो जा रहा है नहीं। जैसे कि इकोलॉजी है, अच्छे से कवर हो जाएगा बेसिक बुक में, एंजियोस्पर्म अच्छे से हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी भी हो जाता है बीएससी की बुक में इतना। प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, इसे अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाले पाथवे हैं ना, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम पाथवे है ना। उसी तरीके से एनिमल फिजियोलॉजी है, ग्लाइकोलिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब साइकिल से क्वेश्चन आता है, एटीपी सिंथेसिस जिसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं उससे क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से आता है, बैक्टीरिया याद रख लीजिए, और प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, इन सब से, जिब्रेलिन, इनसे क्वेश्चन आता है। किसका वर्क क्या है, सिंपल सा इतना याद रखिए, ज़्यादा नहीं है। इवोल्यूशन में मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन इवोल्यूशन में डार्विनिज्म, जैसे डार्विन की बुक का नाम कब पब्लिश हुई थी ये पूछा था पिछली बार, तो इसी तरीके से आपको लैमार्क की भी पता होनी चाहिए, फिलोसफी करके उनकी बुक है, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किसने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट किसने दिया था। जैसे यहाँ पे मेंडलिज्म क्यों डाल दिया है, द इवोल्यूशनरी सिंथेसिस लिखा है, तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी सिंथेसिस उसे कहा जाता है जहाँ पे डार्विन और मेंडलिज्म को मिक्स करके नया कॉन्सेप्ट बनाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नई चीज़ें क्या हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, मिलर के एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी गैसेस थी, क्या क्या चाहिए था, वाटर था, मीथेन था, क्या क्या था, कौन सी गैस थी, क्या बना था, पता होना चाहिए आपको। बाकी और चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर ही दी हैं कि बाकी अगर बुक्स की आप बात करें एक एक करके, मैं बॉटनी की ही बता सकता हूँ। सबसे पहले जूलॉजी का बता देता हूँ। जूलॉजी जो क्लासिकल जूलॉजी के लिए है वो तो बीएससी लेवल की ही है। राइटर का नेम तो मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैं भूल गया हूँ। बीएससी में जो आप वर्टिब्रेट, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट दोनों पढ़ते थे, उससे बेसिक डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस बेसिक क्लियर कर लेने हैं उससे, जितना इसमें पूछा सिर्फ उतना। और एंजियोस्पर्म के लिए सिंह पांडे जैन अच्छी है, ओपी शर्मा अच्छी है। जिम्नोस्पर्म के लिए ओपी शर्मा की बुक अच्छी है। टाइडोफाइट और ब्रायोफाइट आप सिंह पांडे जैन से आराम से कवर कर सकते हैं, अदरवाइज टाइडोफाइट की भी ओपी शर्मा अच्छी है। और माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी अच्छे से उसमें भी दिया है सिंह पांडे जैन के फर्स्ट पार्ट में। अदरवाइज प्रेस्कॉट की माइक्रोबायोलॉजी है, वो तो काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। फैमिलीज आप अच्छे से कर लीजिए, अगर सारी फैमिलीज कर लेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। बेंथम हुकर से क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे नीटेल्स क्या है, आप नीटेल्स के बारे में आपको एकदम पता होना चाहिए कि नीटेल से एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, नीटम ना। तो पाइनस की लीफ का सेक्शन, लीफ में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, साइकस का, उतना ज़्यादा हम सेक्शन काटते हैं बीएससी में, एमएससी में बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं, तो उनसे क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ इस वीडियो में। तो बाकी मेरे फ़ोन पे स्पेस है नहीं, तो वीडियो बार बार पॉज हो जा रहा, फिर से बनाना पड़ रहा। तो इतना ही है, आप लोग तैयारी कीजिए। और बुक्स मैंने बता दी हैं। सबसे अच्छी बुक तो यहाँ पे लाइफ साइंस की आती है, क्योंकि जो जूलॉजी और बॉटनी है क्लासिकल, वो तो हम बीएससी लेवल की बुक से कवर कर लेते हैं। जो और चीज़ें हैं जैसे कि सेल बायो, मॉल बायो टेक्निक, ये उनमें बॉटनी जूलॉजी की बुक में कवर हो नहीं पाता है उतने अच्छे से, और ये रह जाता है हमारा। तो वो उसके लिए हमें लाइफ साइंस की कंबाइंड बुक पढ़नी चाहिए। एक पाथफाइंडर की बुक आती है, बहुत से लोगों को पता होगा जिन्होंने नेट की प्रिपरेशन की है। तो मैं ये सारी चीज़ें उसी के बेसिस पे आपको बता भी रहा हूँ कि उसमें सारी चीज़ें वो लोग कवर कर लेते हैं, लेकिन अभी तो उसको पढ़ने के लिए टाइम होगा नहीं इतना। लेकिन कभी उसे पढ़िए, वो काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं बायोलॉजी, जितना लेक्चर का सिलेबस दिया तो सारा कवर उसमें हो जाता है। तो ये है। आप बाकी तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं एग्ज़ाम के बारे में, आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलूँगा आपसे।